पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सर्किट डायग्राम बना हुआ है हमारे पास और इसमें कई सारे रेजिस्टर्स हैं, 4 ओम, 4 ओम और 2 ओम और 6 ओम। दो सेल्स लगे हुए हैं, 10 वोल्ट का और 4 वोल्ट का। हमको बोलता है डिटरमाइन द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर एंड 2 ओम रेजिस्टर, यानी कि हमको ये वाले रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है और ये 2 ओम रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है हमको कैलकुलेट करके दिखाना है। सबसे पहले एज यूजुअल हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करने का मतलब ये है कि पहले वाले सेल से कितना करंट एमिट हो रहा है या कितना करंट बाहर जा रहा है, या पहला वाला सेल कितना करंट सप्लाई कर रहा है, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, वो चीज़ हम कंसिडर करेंगे। दूसरा सेल हमारा कितना करंट सप्लाई कर रहा है। अब जाहिर है कि शुरुआत में हम वेरिएबल फॉर्मेट ही कंसिडर करते हैं, तो 10 वोल्ट के सेल से पहला करंट निकला I1, 4 वोल्ट के सेल से दूसरा करंट निकला I2। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँच गए हम। 4 ओम रेजिस्टर में I2 करंट यहाँ तक आएगा, I1 करंट यहाँ पे आएगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को ज़रा। जैसे ही I1 करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस जंक्शन पॉइंट पे मैं इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ, B, ये हो गया A, B, C, D, E और F। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, जंक्शन पॉइंट बी जो है वहाँ पे कितना करंट एंटर कर रहा है, I1। अब I1 एंटर कर रहा है तो बाहर भी जाना चाहिए कुछ करंट। अब दोनों ब्रांचेस में कुछ करंट जाएगा, तो ये वाली ब्रांच में हम I2 जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि पहले वाले सेल 4 वोल्ट का जो सेल था इसमें से I2 करंट हमने बाहर लिया था। जब I2 करंट इसके पॉजिटिव से बाहर आएगा तो जाहिर है नेगेटिव में I2 करंट एंटर करना चाहिए, नंबर 1। तो जैसे ही I1 यहाँ पर पहुंचा, ये है I1, यहाँ चला गया I2, तो रिमेनिंग कितना हो गया, I1 माइनस I2 जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये ध्यान से सुनिएगा, जो हमने 2 ओम रेजिस्टर का करंट निकालना है वो हो जाएगा I1 माइनस I2, 2 ओम रेजिस्टर का करंट, और 6 ओम रेजिस्टर का करंट कितना हो गया, I1। तो एक्चुअल में हमको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, I1 की और I1 माइनस I2 की। ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप। ये जो जंक्शन पॉइंट E है, यहाँ पे देखो जरा, ऊपर से कितना करंट आया, I1 माइनस I2, नीचे की तरफ आया, यहाँ से आ रहा है I2, ये घूम करके I2 आया। अब जैसे ये जंक्शन पॉइंट E की बात करी, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर जाना चाहिए। I1 माइनस I2 ये करंट, और उसमें I2 प्लस कर दो, टोटल करंट बाहर जाना चाहिए। माइनस I2 से प्लस I2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचा कितना, I1। ठीक है, I1 करंट यहाँ से के पॉजिटिव से निकला था और I1 करंट ही इसके नेगेटिव में एंटर कर गया, तो इसका मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन अब ठीक हो गया। अब हम लूप कंसिडर करते हैं, तो पहले ये वाला लूप कंसिडर लेंगे हम। लूप का नाम हो गया CDEBC, ये वाला लूप CDEBC। अब इसमें टोटल सेल कितने लगे हैं, सिर्फ एक ही सेल लगा है। कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का एक सेल लगा है, 4। कितने रेजिस्टर्स लगे हैं, 4 ओम रेजिस्टर लगा है और 2 ओम रेजिस्टर लगा है। 4 ओम के साथ कितना करंट है, I2। 2 ओम के साथ कितना करंट है, I1 माइनस I2। नाउ अब हमको देखना है कि प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। ये सेल कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर हमने फॉलो करना है तो ये I2 करंट तो इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये करंट नीचे आ रहा है। यहाँ जाना चाहिए ऊपर को, ये करंट आ रहा है नीचे को, तो इसका मतलब I1 माइनस I2 के साथ हम लगा देंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 इज इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं, 4I2 माइनस का 2I1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2I2। अब 2I2 और 4I2 कितना हो गया, 6I2। ये माइनस का 2I1 पहले लिख दो, प्लस 6I2 इज इक्वल टू 4। चाहो तो कैलकुलेशन करने के लिए सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन को, या एज इट इज रहने दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लेते हैं दूसरा वाला लूप, ये वाला लूप का नाम है ABEFA। ये हो गया ABEFA, ये वाला लूप हो गया हमारा। अब इसमें कितने सेल लगे हुए हैं, एक सेल लगा है 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का सेल सबसे पहले लिख लो, इज इक्वल टू कितने रेजिस्टर्स हो गए, 6 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर और 4 ओम का रेजिस्टर है। 6 ओम पहला जो रेजिस्टर है उसमें कितना करंट जा रहा है, I1, तो 6 के साथ मैंने लिख दिया I1। 2 ओम के साथ कितना करंट है, I1 माइनस I2, तो 2 के साथ I1 माइनस I2 ये हो गया। 4 के साथ कितना करंट है, I1 दोबारा से, तो 4I1। अब हमको देखना है कि ये सेल कहता है एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्या ये तीनों करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, यस फॉलो कर रहे हैं। तो जब फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव लेना है सबको,
तो एज इट इज छोड़ दिया हमने। 10 इज इक्वल टू 6i1, ये हो गया, ओपन करते हैं, प्लस 2i1 माइनस का 2i2 और प्लस का हो गया 4i1। 6i1, 2i1 और 4i1, ये बन गया 12i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 10। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का हमने यूज करना है i1 i2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 इंटू 4 हो गया 24, ये हो गया माइनस का 12i1 प्लस का 36i2। नाउ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप देखिए, दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे, ये प्लस कर रहा हूं मैं, माइनस का 12i1 और प्लस का 12i1 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली बचा माइनस का 2i2 और प्लस का 36i2। तो ये बन जाएगा 34i2 इज इक्वल टू 10 प्लस 24 कितना हुआ 34। नाउ i2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। i2, इसमें i2 हमको कोई नहीं चाहिए, हमको चाहिए i1 माइनस i2 और यहाँ पे i1। तो सबसे पहले तो हम ये i2 का यूज करके i1 निकालते हैं। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। i2 की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन हमारी नीचे आके बन जाएगी 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, i1 हमको चाहिए प्लस 6, i2 की जगह हमने लिख दिया 1, प्लस का 6 इधर आकर के माइनस 6 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 i1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। आप देखिए, दोबारा से समझ लो, ये 6 इधर आया तो -2 -6 बन गया, -6 और +4 हो गया -2 के साथ -2 i1, ये कैंसिल हुआ सब कुछ, -2 i1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। अब i2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर और i1 की वैल्यू भी 1 एम्पियर, तो 6 ओम का आंसर कितना हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, और i1 माइनस i2, इसका आंसर क्या हो गया 0 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये वाले रेजिस्टर में से कोई करंट पास नहीं होगा, और जब कोई करंट पास नहीं होता है ना किसी ब्रांच में, तो एक्चुअली वो ब्रांच यूजलेस हो जाती है। दूसरा एक और लॉजिक समझ सकते हो, अगर किसी ब्रांच में करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो इसका एंड पॉइंट है B और दूसरा एंड पॉइंट है E, दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। मैंने दो बातें बोली, मैंने ये बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो जितना वोल्टेज B पॉइंट पे होगा उतना ही वोल्टेज या पोटेंशियल E पॉइंट पे होगा। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, हमसे कहता है 2 ओम रेजिस्टर में करंट निकालो। ठीक है, ये 2 ओम रेजिस्टर जो है, इसमें हमको करंट आइडेंटिफाई करना है कितना होगा। नंबर 1, हमसे ये पूछ सकता है, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कि भाई किसी भी रेजिस्टर से करंट निकालो, या यूं भी आ सकता है कि सारे ही रेजिस्टर से अपना अपना करंट निकालो। तो सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन करा, उसके बाद हमने लूप रूल लगाया, और उसके बाद जो भी हमको करंट मांगा जा रहा है उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते चले गए। हम अपने आप ही देखेंगे कि लगभग हम सभी रेजिस्टर्स का करंट निकाल पाते हैं। क्वेश्चन में तो ठीक है किसी एक रेजिस्टर का करंट हमसे पूछा है, बट बहुत आसानी से हम सभी रेजिस्टर्स का करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ मैं, अगर हमसे पूछा गया होता कि इस 2 ओम रेजिस्टर का वोल्टेज बताओ, चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पर हमको पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है, वोल्टेज माना पोटेंशियल। यहाँ पर ये जो 2 ओम रेजिस्टर है ना, इसका हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं, करंट भी और इसका पोटेंशियल भी। इससे आपको एक और नया इलेबोरेशन मिलेगा। फिलहाल इस टाइप का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ से करंट ले लेते हैं हम I1 और यहाँ से हम करंट ले लेते हैं I2। ना जितना वेरिएबल कम रहे उतना अच्छा है, ज़्यादा वेरिएबल बनाने से परेशानी आती है। अब ये जो जंक्शन पॉइंट है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D, E, इस पॉइंट को E ले लेते हैं। नाउ ये जो B जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट आया I2, ऊपर चला गया I3, तो नीचे कितना जाएगा, नीचे जाएगा I2 माइनस I3। जल्दीबाजी में कुछ बच्चे I3 माइनस I2 लिख देते हैं, वो गलत होगा। ध्यान रखिएगा, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए। तो जब बाहर निकलता हुआ जो करंट है हमारा I3 और I2 माइनस I3 दोनों को प्लस करोगे ना, तो माइनस I3 और प्लस I3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ I2, और I2 ही एंटर कर रहा था। ठीक है, नाउ अब जैसे ही ये I3 यहाँ पहुंचा, ये वाला करंट I3 यहाँ पहुंचा, I1 इधर से पहुंचा, तो नीचे कितना आएगा I1 प्लस I3, I1 इधर से आया, I3 इधर से आया, तो इन दोनों का सम जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, नंबर 1।
नंबर 2, जब ई पॉइंट पे आप पहुंचे आकर के, ये I1 प्लस I3 जब ये करंट नीचे आया तो उसमें से I2 इधर चला गया, क्योंकि सेल के पॉजिटिव में से I2 निकला था तो इसमें I2 ही वापस चला जाएगा। तो I1 प्लस I3 यहाँ तक पहुंचा, उसमें से I2 निकल गया, तो ये वाला जो 3 ओम रजिस्टर है इसमें कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I3 माइनस का I2। थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन सकती है लेकिन ये ज़रूरी है समझना। ये करंट नीचे आया, यहाँ जंक्शन पॉइंट पे पहुंचा, उसमें से I2 इधर चला गया, क्योंकि यहाँ से हमने I2 लिया था तो I2 ही इसके नेगेटिव में एंटर करेगा, नीचे बैलेंस करंट हमारा नीचे हो गया। अब जैसे ये E पॉइंट से C पॉइंट की तरफ आगे बढ़ा तो आप देखो माइनस I2 से प्लस I2 कैंसिल, प्लस I3 से माइनस I3 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ I1 हमारा इधर आ गया। ठीक है, ऐसे आप समझे। नाउ अब हम लूप कंसिडर करेंगे और कोई ना कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ज़्यादा लूप भी ले सकते हैं। लूप कितने ले सकते हैं वो भी देखो आप। पहले ये ऊपर वाला ट्राइंगल नंबर 1, नंबर 2 सेकंड लूप यहाँ से बन सकता है, थर्ड लूप यहाँ से बन सकता है। एक और चीज़ है, इसको बीच में से हाइड कर दो, ABC, ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हो इसका एक चौथा लूप बन सकता है। फिर आप ये बीच में से सारा पोर्शन गायब कर दो, इसको सब हटा दो, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पूरा, ये हो गया 5वां लूप। तो 5 लूप इसमें आप बना सकते हो। हमको कैलकुलेट करना है 2 ओम का करंट और 2 ओम का वोल्टेज। तो 2 ओम का करंट निकालने का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पेशेंस रखते हुए सॉल्व करना है। हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। नाउ अब लूप लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लूप ले लेते हैं D, ये पॉइंट हमने D कंसिडर किया है, A और C, DACD, DACD, ये वाला लूप हम कंसिडर कर रहे हैं। इस लूप में कितना सेल लगा हुआ है, 6 वोल्ट का सेल लगा है। 6 वोल्ट का सेल हो गया। यहाँ 3 ओम का रेजिस्टर है, 3 ओम का रेजिस्टर है। इस 3 ओम के साथ है करंट I1 प्लस I3, तो 3 ओम के साथ I1 प्लस I3 ऐसे लिख दिया हमने। ये 3 ओम के साथ है I1 प्लस I3 माइनस I2, तो प्लस 3 I1 प्लस I3 माइनस I2। अब दूसरी बात, लास्ट स्टेप हमको क्या देखना होता है कि ये जो सेल है ये कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज चलो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऐसे घूम करके ऐसे आओ, ऐसे घूम करके ऐसे, तो ये दोनों करंट इसको फॉलो कर रहे हैं ना। जब दोनों करंट इसको फॉलो कर रहे हैं, ये इसका करंट भी और इसका करंट भी इस सेल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने पॉजिटिव लेना है। अब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास 3I1 प्लस 3I3 प्लस 3I1 प्लस 3I3 माइनस का 3I2, तो 3I1 और 3I1 ये बन गया हमारा 6I1 और माइनस का 3I2। हम ऑर्डर फॉलो करते हैं, I1 I2 और I3 इस ऑर्डर में लिखें। ठीक है, नाउ I3 3I3 और 3I3 ये हो गया 6I3, नाउ 6I3 ये हो गया 6। अब चाहो तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करके करेंगे तो हम लिखेंगे 3 × 2 6, ये हो गया 2I1, ये हो गया 1I2 या I2 प्लस ये हो गया 2I3। नाउ दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर लूप नंबर 1, ये वाला जो लूप हमने कंसिडर किया। ठीक है, दूसरा लूप अब लेते हैं। दूसरा लूप हमारा हो गया, ये वाला लूप ले लेते हैं, ABEA, ऊपर वाला ABEA, ये लूप हम कंसिडर कर लेते हैं। इस लूप में आ गया हमारा 10 वोल्ट का सेल है, ये 10 वोल्ट का सेल हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये सेल कहता है कि क्लॉकवाइज चलो, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करके ऐसे। अब आप देखो ये करंट है I3, ये भी इसको फॉलो कर रहा है सेल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 3 ओम का जो करंट है ये भी फॉलो कर रहा है, 2 ओम का करंट है ये भी फॉलो कर रहा है, तो सारे करंट पॉजिटिव हो गए। ठीक है, नाउ 10 इज इक्वल टू, कितने सेल रेजिस्टर्स हैं, सॉरी 4 ओम, 3 ओम और 2 ओम। 4 ओम के साथ कितना करंट हो गया I3, 3 ओम के साथ कितना हो गया I1 प्लस I3, और 2 ओम के साथ हो गया I2, तो हमने यहाँ लिख दिया I2, तो ये बन गया 3I1 और प्लस का 2I2, और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 3I3 प्लस 4I3 ये बन जाएगा हमारा 7I3, और यहाँ हो गया 10। ना दूसरी इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, अब हम थर्ड लूप लेके कंसिडर कर रहे हैं। एक चीज़ और है, ज़रूरी नहीं है सारे लूप लेने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है 1 या 2 या 3 लूप से भी हमारा आंसर आ जाए, बट हम लूप सारे इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम आपको समझाना चाह रहे हैं।
एक बार आपको समझ आ गई इक्वेशन फ्रेम करना, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक चीज़ और याद रखिए, किरचॉफ्स लॉ होता बेसिकली ओम्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है या एडवांस फॉर्म है, बट किरचॉफ्स लॉ की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू आप किरचॉफ्स लॉ का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। अब लूप लेते हैं हम नीचे वाला, ये हो गया बी सी ई और बी, बी सी ई और बी। यहाँ पे सेल लगा है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का सेल हो गया हमारा। नाउ इसमें रजिस्टर हो गए 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। अब ध्यान से देखो, ये सेल कहता है इस लूप के अंदर के एंटी क्लॉकवाइज चलो। अब एंटी क्लॉकवाइज में 4 ओम का जो करंट है वो तो फॉलो कर रहा है, 3 ओम वाला फॉलो नहीं कर रहा। देखो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये ऊपर जाना चाहिए था, ये ऊपर नहीं जा रहा करंट, इसमें नीचे आ रहा है। तो ये 3 ओम वाले करंट को हम नेगेटिव लेंगे और बाकी सारे करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, केवल ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 के साथ आ गया 4i1 माइनस i3, ये करंट हो गया, प्लस 3 के साथ यहाँ माइनस ले लेते हैं क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर रहा है, i1 प्लस i3 माइनस i2, और यहाँ पे हो गया 2 के साथ i2। ठीक है, नाउ अब सिंप्लीफाई करते हैं। 10 इज इक्वल टू 4i1 यहाँ से माइनस का 3i1 यहाँ से, और ठीक है, तो ये बन गया हमारा सिर्फ i1, 4i1 माइनस का 3i1। ठीक है, नाउ i2 कहाँ पे आ रहा है, एक तो आ रहा है यहाँ पे i2, और फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 3i2 प्लस का और 2i2 प्लस का, तो ये हो गया 5i2। अब i3 ले लो, माइनस का 4i3 और माइनस का 3i3, तो ये बन जाएगा माइनस का 7i3। नाउ ये थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, ये वाला लूप कंसिडर करा। अब हम लूप कौन सा लेने वाले हैं, ए बी सी ए, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ए बी सी ए। ये देखिए ए बी सी और ए, इसमें ना ये वाला हम ब्रांच हाइड कर देंगे, तो इसमें सेल कोई रहा ही नहीं। जब सेल कोई रहा ही नहीं तो ओवरऑल वोल्टेज हो गई 0। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल वोल्टेज हो गई 0, ये पोर्शन। जब ओवरऑल वोल्टेज हमारी 0 हो गई तो इसमें आप देखो कि या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो या एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, कोई एक डायरेक्शन फॉलो करनी होती है। कभी भी कोई ऐसा लूप आ जाए ना जिसमें कोई सेल है ही नहीं, तो उसमें आप कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ये देखिए i3 क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहा है, ये वाला करंट क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहा है, ये वाला करंट क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे जाना चाहिए था। ये करंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये वाला करंट हम नेगेटिव लेंगे, बाकी तीनों करंट को हम पॉजिटिव लेंगे। 1 2 3 4, ये 1 2 3 ये तीनों हो गए पॉजिटिव और ये वाला हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। नाउ यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 के साथ i3 पॉजिटिव, 3 के साथ ये वाला 3 के साथ i1 प्लस i3 फिर से पॉजिटिव, ये वाले 3 के साथ फिर से पॉजिटिव, i1 i3 माइनस i2, और 4 के साथ नेगेटिव i2 माइनस i3, ये हो गया नेगेटिव। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 4i3 प्लस का 3i1 प्लस का 3i3 प्लस का 3i1 3i3 माइनस का 3i2, ये हो गया माइनस का 4i2, और माइनस हो गया प्लस, तो 4i3। अब सबसे पहले i1 आप देखो, i1 3i1 और ये 3i1, तो ये बन गया हमारा 6i1। i2 देखो आप, माइनस का 4i2 माइनस का 3i2 माइनस 7i2, ये हो गया माइनस का 7i2, ये हो गया। नाउ 4i3 3i3 7i3, 7 प्लस 3 10i3, 10 प्लस 4 14i3, तो ये बन गया हमारा प्लस का 14i3। ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ दिस इज फोर्थ इक्वेशन। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक इक्वेशन मैं और बना देता हूँ, उस इक्वेशन में हम ये पूरा 1 2 3 ये सब हटा देंगे, तो हमारा बड़ा लूप आ गया A B C D। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं A B C D A, ये वाला लास्ट लूप हम ले रहे हैं, ये वाला सब कुछ हमने कंसिडर कर लिया इसमें। ये हो गया इस तरीके से। अब इसमें एक सेल लगा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना चाहिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज
इस तरीके से। अब एंटी क्लॉकवाइज में ये फॉलो नहीं कर रहा, देखिए ये ऐसे नीचे जाना चाहिए, ये फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो कर रहा है। दो ही रेजिस्टर्स आ रहे हैं, 4 ओम और नीचे वाला 4 ओम। ऊपर वाला 4 ओम फॉलो नहीं कर रहा, नीचे वाला 4 ओम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे 6 वोल्ट ओवरऑल सेल, इसको नेगेटिव ले लेंगे माइनस का 4i3 और इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ये हो गया प्लस का 4i2 माइनस i3, ठीक है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारा 4i2 पॉजिटिव 4i2, ठीक है, और फिर हो गया माइनस का 4i3, माइनस का 4i3 और माइनस का 4i3, ये बन गया माइनस का 8i3, माइनस 8i3। ये एक इक्वेशन हमारी लास्ट में बन गई। तो ओवरऑल इक्वेशन बनी 1 2 3 4 5। अब 5 इक्वेशन बन गई। 5 इक्वेशन हमने सिर्फ आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको सारे लूप में किस तरीके से, कोई भी लूप आप यूज कर सकते हो वैसे तो, लेकिन सभी लूप्स में कैसी इक्वेशन बनेगी वो हमने आपको बना के दिखाया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे करना है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए जिसको। नाउ अब हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। 5 की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी 5 बना के दिखा दिए आपको इक्वेशन, ताकि आप लोग सीख जाएं। अब हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है सिर्फ I2। अब I2 कैलकुलेट करना है तो हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन जो 5 नंबर देख रहे हो आप, इसमें I2 और I3 दो चीज़ें आ रही हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 का यूज़ करके I1 को एलिमिनेट कर देंगे, और I1 को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जो I2 और I3 की टर्म्स में होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको 5 नंबर के साथ सॉल्व कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम इंटू 1 करते हैं और इस इक्वेशन को इंटू 3 करते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा जो हमारा इक्वेशन है, इसको इंटू 3 करा तो 10 इंटू 3 हो गया 30। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप सब्सटीट्यूशन या कोई दूसरा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। सलाह ये सिर्फ मेरी सब्सटीट्यूशन की, सॉरी एलिमिनेशन की इसलिए, क्योंकि ये इजी रहता है थोड़ा सा। नाउ 30 इज इक्वल टू, ये हो गया 3i1, ये हो गया 3 इंटू 5 15i2, और ये हो गया माइनस का 21i3। नाउ अब हमने क्या करा, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, ये जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दिया है, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस 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 और ये आ गया प्लस, तो माइनस का 3i1 और प्लस का 3i1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचता है माइनस का 15i2 प्लस का 2i2, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा गया माइनस का 13i2, प्लस का 21 है और प्लस का 7 है, तो ये बन गया प्लस का 28i3, और i1 कैंसिल हो चुका है, तो माइनस का 30 और प्लस का 10, ये बन गया माइनस का 20। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई I2 और I3 की टर्म्स में, और एक इक्वेशन हमारे पास 5 नंबर है। तो बाकी सारा पोर्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं, रब कर देते हैं, और हम इस पोर्शन को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली बचता है। नाउ अब यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ -20 इज इक्वल टू -13i2 प्लस का 28i3, और यहाँ पे आया 6 इज इक्वल टू 4i2 माइनस 8i3, ठीक है। अब हमको चाहिए i2, तो हम ऐसा करते हैं कि i3 को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, I2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास। तो अब I2 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करें, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर मैंने कर दिया 2 से डिवाइड, बल्कि हाँ 2 से डिवाइड, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया हमारे पास 3, ये बन गया 2, ये बन गया 4। तो इक्वेशन ये हमारी सिंप्लीफाई होके आई 3 इज इक्वल टू 2i2 माइनस का 4i3। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 7 से। 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा 28, ऊपर 28 आ रहा है तो हमारा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 7 21 इज इक्वल टू 14i2 माइनस का 28i3, माइनस 28i3 और प्लस 28i3, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए 28 से 28i3 कैंसिल हो गया, और प्लस का 14 माइनस का 13, तो ये बन गया I2, और 21 और ये माइनस का 20, तो ये बन गया 1। I2 की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 1 एम्पियर। अब एक तो हमसे वोल्टेज, सॉरी करंट मांगा था इस 2 ओम रेजिस्टर का, दूसरा मांगा था वोल्टेज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है या वोल्टेज का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR।
अब इस 2 ओम रेजिस्टर में से करंट कितना जा रहा है, I2। 2 ओम रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R की जगह लिखोगे आप 2 डायरेक्टली, तो I2 की वैल्यू है 1, ये आ गया 2, तो फाइनली वोल्टेज ऑफ 2 ओम ये कितना आ गया, 2 वोल्ट्स। नाउ करंट भी कैलकुलेट हो गया और वोल्टेज भी कैलकुलेट हो गया। सिमिलर वे में आप किसी भी रेजिस्टर का करंट निकाल सकते हो, उसकी अपनी पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्किट डायग्राम है ये सामने हमारे, 3 सेल्स लगे हुए हैं और 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। हमको बोलता है करंट इन ईच रेजिस्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हर एक रेजिस्टर में हमको करंट चाहिए, करंट कैलकुलेट करेंगे और साथ में चाहो तो वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हम करंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। नेमिंग कर लेते हैं ABCDEF, ठीक है जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, पहले सेल से कितना करंट आया, I1, दूसरे सेल से करंट आया I2, तीसरे सेल से करंट आया I3, 1 2 3 तीनों सेल्स का करंट आ गया। अगर आप जंक्शन पॉइंट F को देखते हो तो यहाँ से I2 एंटर कर रहा है, ऊपर से I1 एंटर कर रहा है, नीचे से I3 एंटर कर रहा है। भाई करंट कोई बाहर तो जा नहीं रहा है ना, तो हम यहाँ पर एक जंक्शन रूल के हिसाब से इक्वेशन बना लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका भी हो सकता था इसमें, यहाँ से आप I3 लेते, ऊपर से आप I1 लेते और यहाँ पे आप I1 प्लस I3 बाहर कर देते, यानी कि ये सेल के अगेंस्ट में हम करंट भेज देते, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। फिलहाल अभी हमने ऐसे कर दिया इसको। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, फर्स्ट लूप कंसिडर करते हैं, उसके बाद सेकंड लूप। नाउ ये नीचे वाला जो लूप है हमारा ABCFA, ये नीचे वाला, इसकी इक्वेशन फ्रेम करते हैं। अब देखिए 2 सेल्स लगे हैं, तो दोनों सेल्स को या तो माइनस किया जाता है दोनों की पोटेंशियल को, या फिर प्लस किया जाता है। लेकिन जब लाइक टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं ना, देखो नेगेटिव से ये नेगेटिव कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हम दोनों सेल्स को पैरेलल में कंसिडर करेंगे और माइनस होगा, नेट वोल्टेज हमारा माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 5 मैंने कर दिया। अब 20 की माइनस 5, जो सेल आपने पॉजिटिव लिया है उसके करंट को भी आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली 20 का जो करंट है वो I3, यानी कि I3 पॉजिटिव होगा, 5 का जो करंट है I2 वो नेगेटिव होगा, ठीक है। नाउ एक 2 ओम का रेजिस्टर है और एक 3 ओम का रेजिस्टर है, तो 2 के साथ लगा दिया इस लूप में हमने I3 और इस 3 के साथ हमने लगा दिया I2, ठीक है जी। नाउ ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 15, इसमें एक साइन हमारा नेगेटिव होगा, 2I3 माइनस का 3I2, क्योंकि हमने इसके डायरेक्शन को ना अपोजिट मानना है। एक चीज़ और भी होती है, इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे 20 माइनस 5 हमने लिखा, तो इसका मतलब हमारा मेजर सेल कौन सा हो गया, 20 वोल्ट्स। 20 वोल्ट वाले सेल को हमने फॉलो करना है, तो इसके हिसाब से होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है वो तो लेंगे पॉजिटिव, जो फॉलो नहीं कर रहा वो नेगेटिव। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी समझ लो, लेकिन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सारी चीज़। नाउ 15 ये हो गया हमारा 2I3 माइनस का 3I2। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ये वाली इक्वेशन एक लेते हैं इस लूप को कंसिडर करके, EFCDE, ये ऊपर वाला लूप है, ठीक है। नाउ इसमें हमारा सेल हो गया बड़ा वाला 10 और छोटा हो गया 5, तो हम क्या करते हैं 10 माइनस 5 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है ना सेल का, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है तो माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 5। अब इस सेल के हिसाब से होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट पूरे लूप के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया हमारा इस तरीके से। तो 6 के साथ I1 तो फॉलो कर रहा है लेकिन I2 फॉलो नहीं कर रहा, तो हमने लिख दिया 6I1 पॉजिटिव और 3 के साथ जो I2 है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई 5 इज इक्वल टू 6I1 माइनस का 3I2। अब एक इक्वेशन बनता है I1 माइनस I1 और I2 के टर्म्स में, दूसरा इक्वेशन बनता है I2 और I3 के टर्म्स में, ठीक है ना। अब अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हो और I2 कैंसिल भी कर देते हो तो एक इक्वेशन बन जाएगा I1 और I3 के टर्म्स में। अब ऐसे सॉल्विंग तो हो नहीं पाता है, सॉल्विंग तो तभी हो पाएगा जब दो इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसमें वेरिएबल सेम आ रहे हो, या तो I1 I2 आ रहा हो या फिर I3 और I2 आ रहा हो। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन I1 और I2 के ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे जो I3 है ना इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखो ज़रा, ऊपर जो हमने फर्स्ट जंक्शन रूल लगाया था, यहाँ से I3 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी,
माइनस का I1 माइनस का I2, I3 इसको इस तरफ रहने देंगे, बाकी दोनों चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये हमारा बन गया I3 का वैल्यू। अब I3 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और जब हम I3 की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी I1 और I2 की टर्म्स में। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखा हमने। I3 की जगह लिखा माइनस का I1 माइनस का I2, और ये हो गया माइनस का 3I2। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 और माइनस का 3I2 कितना हो गया, माइनस का 5I2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बाकी सारी इक्वेशंस की हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं या रब कर देते हैं। फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करके I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सबको हटा देता हूँ। अब आप लोग कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है माइनस का 3I2, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये 6I1 है, ये है माइनस का 2I1, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सिंपल ऐसा ही रहेगा, 5 इज इक्वल टू 6I1 माइनस का 3I2। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 15 हो गया 45, 3 इंटू माइनस 2 ये हो गया माइनस का 6I1, 3 इंटू 5 हो गया, ये हो गया माइनस का 15I2। अब ऐड कर दो आप दोनों को, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 45 प्लस 5 50, ये हो गया हमारा माइनस का 18I2। तो I2 की वैल्यू बन गई हमारी माइनस 50 ओवर 18, यानी कि माइनस 25 ओवर 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। अब यहाँ से हमने I2 कैलकुलेट कर लिया। I1 और I3 कैलकुलेट करना अब आपके लिए इजी है, क्योंकि आप किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट करके I1 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और 2 सेल लगे हुए हैं। हमको बोलता है कि डिटरमाइन द करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। ये जो 4 ओम रेजिस्टर है, नीचे की तरफ जो रेजिस्टर लगा है ना, इसमें से टोटल करंट कितना पास हो रहा है, ये हमको कैलकुलेट करना है। बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन में, लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको केवल इस रेजिस्टर का करंट निकालना है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट वे में बात करें ना, तो इस रेजिस्टर का करंट निकालने से पहले ही 6 ओम में से कितना करंट पास होगा और 3 ओम में से कितना करंट पास होगा, ये आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा देखिए, पहले सेल लगा है 10 वोल्ट का। नाउ इसमें से करंट निकला I1, 5 वोल्ट का दूसरा सेल हो गया, इसमें से करंट निकला I2। अब ये जंक्शन पॉइंट है, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं ABCDEF। नाउ ये जंक्शन पॉइंट B जो है, यहाँ पे टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है आप देख सकते हैं। ऊपर से आया I1, यहाँ से आया I2, तो टोटल करंट निकला I3। अब यहाँ पे आप चाहो तो I1 प्लस I2 डायरेक्ट लिख दो, और या फिर I3 लिख दो। और अगर आप I3 यूज़ करते हैं तो आपको I3 के हिसाब से लिखना चाहिए, एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ I3 के लिए लिखना चाहिए I1 प्लस I2, ठीक है ना। दिस इज एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मीन्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का दूसरा नाम करंट रूल। एक जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। अब यहाँ पे ना हम 3 लूप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले तो एक बड़ा लूप यूज़ कर सकते हैं, ACDFA। लूप की ये कंडीशन होती है कि क्लोज्ड लूप हमको कंसिडर करना है, और क्लोज्ड लूप का को रिप्रेजेंट करने का एक सही तरीका ये होता है कि जिस लेटर से शुरुआत करें उसी लेटर पे आप उसको एंड करें। ACDFA, या तो ये बड़ा लूप ले लो, या ये ऊपर वाला लूप ले लो, या ये नीचे वाला लूप ले लो। ऊपर वाला लूप हो गया ABEFA और नीचे वाला लूप हो गया BCDEB, ये वाला, ठीक है ना। हम तीनों लूप कंसिडर कर सकते हैं, चाहें तो हम 2 लूप भी कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना। नंबर 1, सबसे पहले हम लूप लेंगे ACDFA, यानी कि बड़ा वाला लूप ACDFA। अब यहाँ पे आप देखिए, टोटल ये वाली ब्रांच हमारी हाइड हो जाएगी, तो इस टोटल लूप में सिर्फ एक ही सेल लगा हुआ है। कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि पहले वो लूप कंसिडर करें जिसमें एक ही सेल हो। याद रखिए इस बात को। कई बार क्या होता है कि 2 सेल लेते वक्त हमारे से गलती हो सकती है और वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश ये करें कि एक लूप में एक ही सेल कंसिडर करें। मजबूरी है फिर तो हमें 2 सेल कंसिडर करना ही पड़ता है। मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में आपको कि 2 सेल वाले लूप को भी कैसे कवर अप करना होता है। फिलहाल अभी हमने इसको हाइड कर दिया, और यहाँ पे पूरे लूप में हमारे को सिर्फ एक ही सेल गिवन है 10 वोल्ट,
और किरचॉफ सेकंड लॉ लिखने का एक बड़ा आसान तरीका है कि जितना सेल हो सबसे पहले तो वो वोल्टेज लिखिए, फिर इस लूप के अंदर दो रेजिस्टर्स हैं 6 ओम और 4 ओम। 6 ओम के साथ कितना करंट जा रहा है I1, 4 ओम के साथ कितना करंट जा रहा है I3। तो आपने क्या लिखा 10 इज इक्वल टू 6 इंटू I1 प्लस 4 इंटू I3। ये याद रखिए कि रेजिस्टर को उसके अपने रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि I3 की जगह पे I1 प्लस I2 हमें लिखना चाहिए। कैलकुलेशन करने के लिए हमको I3 चाहिए, सिर्फ अगर सही मायने में देखा जाए तो आंसर में तो हमको I3 चाहिए, लेकिन I3 कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको I1 और I2 भी चाहिए होगा। तो कोशिश ये करें कि ये जो I3 लिखा है ना, इसको I1 प्लस I2 लिख दें। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से हटा देते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 6I1 प्लस 4I1 प्लस I2। अब यहाँ पे क्या हो गया 6I1, इसको ओपन करते हैं आप, यहाँ पे हो गया 4I1 प्लस 4I2। तो अल्टीमेटली 4I1 प्लस 6I1 कितना हो गया 10I1 प्लस 4I2। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये सिंपल लेवल में आ गई क्योंकि I1 और I2 की टर्म्स में आ गया। ये सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा, आगे आपको पता चलेगा कैसे। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, मैंने क्या करा, मैंने इसको हाइड करा और जितने ये रेजिस्टर्स लगे थे इनको रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई करा और मैंने दोनों के सम को कर दिया 10 के इक्वल। अब ये तो बहुत आसान केस था, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इस सेल के हिसाब से ये वाला जो सेल है 10 वोल्ट का, ये कहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। अब ये जो I1 करंट है और ये जो I3 करंट है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमको आसानी से ये इक्वेशन बनाना, मतलब कह सकते हैं हम आसानी से ये इक्वेशन बना पाए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों करंट इस सेल को फॉलो कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हो जाता है, प्रॉब्लम तब आता है, बेसिकली प्रॉब्लम तब आता है जब किसी लूप में कोई ऐसा करंट होता है जो सेल को फॉलो नहीं कर रहा होता। कैसे, वो अभी आपको पता चलेगा आगे। देखिए नाउ, अब मैं लूप यूज करने वाला हूं BCDFB, ये नीचे वाला लूप BCDFB। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाले ब्रांच को आप हाइड कर दो तो नीचे एक ही सेल मौजूद है, कितना 5 वोल्ट का सेल है। कितने रेजिस्टर हैं 3 ओम और 4 ओम। 3 ओम के साथ कितना करंट है I2, तो मैंने यहाँ लिखा 3 के साथ I2 और 4 के साथ मैंने लिखा I3, 4 के साथ मैंने लिख दिया I3। नाउ अब I3 को फिर से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमें I3 चाहिए, ठीक है, जैसे पहले भी बताया I1 और I2 की टर्म्स में हम कैलकुलेशन करेंगे तो ईजी हो जाएगा। 3I2 4 I3 के साथ लिख दिया I1 प्लस I2 और 5। अब यहाँ पे देखिए 4I1, इसको ओपन कर दें तो 4I1 पहले आ गया, इसको और ओपन करिए 4I2 प्लस 3I2 कितना हो गया 7I2। नाउ दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये वाली इक्वेशन सेकंड नंबर I1 और I2 की टर्म्स में है, फर्स्ट इक्वेशन I1 और I2 की टर्म्स में है, दोनों को यूज करके आप I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो I3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरी चीज जो आपको सिखानी है वो जरा सुनिएगा ध्यान से। इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है, अब इसके आगे में हम थोड़ी देर में करेंगे भी, लेकिन जो मेन चीज सिखानी है ना उस पर जरा गौर करिएगा। ये नीचे वाली ब्रांच को अगर मैं हाइड कर देता हूं तो ऊपर वाली ब्रांच, ऊपर वाला जो लूप रह गया उसमें कितने सेल हो गए 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, आप देख सकते हैं। अब दो सेल वाला अगर कोई लूप हमको मिल जाता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कैसी इक्वेशन बनाते हैं, वो कैसे कवर करना है उसको थोड़ा ध्यान दें। नाउ ये हो गया 10 वोल्ट और ये हो गया 5 वोल्ट, दोनों सेल पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, यानी कि लाइक टर्मिनल्स ऑफ बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस केस में आप बड़े सेल में से छोटे सेल को लेस कर दो, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। अगर लिखा होता सिर्फ E1 और E2 ऐसा लिखा होता तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहता कि E1 में से E2 को ही माइनस करना है, कुछ भी आप कर सकते हो। E2 में से E1 को भी माइनस कर सकते हो, E1 में से E2 को भी माइनस कर सकते हो, वो आगे किसी क्वेश्चन में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने बड़े सेल में से छोटे सेल को लेस कर दिया। कितने रेजिस्टर हैं इस ऊपर वाले लूप में, ये वाला लूप जो है 6 और 3, 6 के साथ कितना करंट है I1, 6 के साथ हमने लिखा I1, 3 के साथ कितना करंट है I2, 3 के साथ मैंने लिख दिया I2। अब एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो I1 करंट है ये 10 वोल्ट को फॉलो कर रहा है और I2 करंट 5 वोल्ट को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस सेल के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए और इस सेल के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा केस हो जाए कि एक सेल कहे कि एंटी क्लॉकवाइज जाओ, दूसरा सेल कहे कि क्लॉकवाइज जाओ, तो वहां पे एक प्रॉब्लम होता है।
वहां पे जो आप पॉजिटिव सेल ले रहे हैं, यानी कि जिस सेल के ईएमएफ को आपने पॉजिटिव माना है उसके करंट को भी पॉजिटिव लो, जिस सेल के ईएमएफ को नेगेटिव माना है उसके करंट को नेगेटिव लो। जैसे 10 वोल्ट का कितना करंट है I1, तो हमने I1 को पॉजिटिव लेना है। 5 वोल्ट का कितना करंट है I2, तो 5 वोल्ट का जो करंट है I2 इसको हमने नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, यानी कि -I2। अब जो इक्वेशन बनेगा उसको हम यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। होपफुली ये चीज आपको समझ आई होगी। फिलहाल मैं इस इक्वेशन का यूज नहीं कर रहा हूं, हमारा इन्हीं दोनों इक्वेशन से काम चल जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको I1 और I2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको इंटू 10 कर देते हैं और इसको इंटू 4 कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। और एलिमिनेशन का भी कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि मेरा ही तरीका लगाओ, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर दो। यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया हमारा 40 I1, यहाँ हो गया 16 I2। इसको जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हो गया 50, 10 इंटू 4 हो गया 40 I1 प्लस 70 I2। नाउ माइनस 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 ये चीज़ कैंसिल हो गई, 40 माइनस 50 -10 और 16 माइनस 70, तो ये बन गया आपका 54 I2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो I2 की वैल्यू आपकी बनी 10/54 एम्पियर। नाउ अब 10/54 एम्पियर किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा I1 का वैल्यू। नाउ मैं इसमें पुट कर देता हूँ 5 = 4। I1 हमको कैलकुलेट करना है, 7 के साथ मैंने लिखा 10/54, तो फाइनली ये हो गया हमारे पास 4I1 प्लस 70/54, ये हो गया 5 और ये वाला वैल्यू इधर आके लेस हो जाएगा, तो 5 - 70/54 = 4I1। एलसीएम लेंगे आप, 5 × 4 20, 5 × 5 25 प्लस 2 27 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 54 = 4I1। अल्टीमेटली आपका ये जो I1 बनेगा 270 माइनस 70 ये हो गया 200 और डिनोमिनेटर में आ गया 54 और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो 4 से ये कैंसिल करा 50। I1 का वैल्यू आया 50/54 एम्पियर। ना आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 54 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 54 है, तो दोनों को ऐड करना भी ईजी है। तो I3 का वैल्यू फाइनली बनेगा I1 प्लस I2, यानी कि 10, ये देखिए 10/54 और यहाँ पे 50/54, 50/54, तो फाइनली ये बन गया आपका 60/54 एम्पियर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 से कैलकुलेट कैंसिल कर सकते हैं ना, ये बन गया 30 और ये बन गया आपका 27, ठीक है ना। और भी इसको लेस किया जा सकता है, 3 9 और ये आ गया 3 10, तो फाइनली I3 का वैल्यू बना 10/9 एम्पियर, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आगे बढ़ो। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए एक छोटा सा सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, 3 रेजिस्टर्स इसमें लगे हैं, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम और साथ में एक सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का। हमको बोलता है कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो नॉर्मल रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कंसिडर करके उसके बाद ओम्स लॉ लगा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक लूप रूल इस्तेमाल करें, किरचॉफ सेकंड लॉ इस्तेमाल करें, उसको उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करें उसको यूज़ करते हुए। तो मैं दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में कैसे हैं, 2 ओम और 3 ओम आपस में लगे हैं पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाना चाहिए इन दोनों को मिला करके 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। याद रखिए जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो एक शॉर्टकट इस्तेमाल होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसको यूज करते हुए ये कितना आया 6/5। तो ओवरऑल ये सर्किट हमारा बन जाना चाहिए इस तरीके से। सिंप्लीफाई कर लेने से ना थोड़ा सा आसान हो जाता है सर्किट सिंप्लीफाई करने से, तो ये बन जाता है 6/5, ये बन गया 4 ओम और ये सेल हमारा है 6 वोल्ट का। ना अब आप देखो कि यहाँ से आपका करंट चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टर सेम पाथ में लाई कर रहे हैं, और जब सेम पाथ में लाई कर रहे हैं तो दोनों हो गए सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस जो आपकी बनती है वो बनती है 4 + 6/5 R1 + R2, यानी कि एलसीएम हो गया 5, ये हो गया 20, 5 × 4 20 प्लस 6, ये बन गया 26/5 ओम, ये हो गई हमारी नेट रेजिस्टेंस। अब नेट करंट अगर आपको चाहिए तो आप क्या लगाते हैं,
नेट वोल्टेज, ओम्स लॉ लगाते हैं, नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। वोल्टेज आपको कितना दे रखा है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 26/5। अब 5 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, तो नेट करंट आपको मिलेगा 30 डिवाइडेड बाय 26 यानी कि 15/13 एम्पियर। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा नेट करंट। अब ध्यान सुनिए ज़रा, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मुझे पता चल गया कि 4 ओम से करंट पास होते हुए 6/5 ओम तक जा रहा है। ये कौन सा करंट है 15/13 एम्पियर, ये वाला वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, इसकी वोल्टेज निकालता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं वोल्टेज अक्रॉस 6/5 ओम। ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टर नहीं लिखा मैंने लिखा है 6/5 ओम जो रेजिस्टर है इसका वोल्टेज क्या होगा। उसको लिखने का ये तरीका होता है कि V लिखो और साथ में सफिक्स में वो चीज़ लगा दो जिसके अक्रॉस आप कैलकुलेशन कर रहे हो। नाउ V इज इक्वल टू IR, जनरल फॉर्मूला। करंट कितना जा रहा है हमारा 15/13, ये हमने कैलकुलेट करा। यही करंट जा रहा है 6/5 ओम में, तो यहाँ पे R की जगह हमने लगा दिया 6/5, 5 से कैंसिल करा 3, फाइनली हमारे पास आ गया 18/13 वोल्ट्स। अब ध्यान सुनिए, टोटल सेल कितना था 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट का सेल, इस 6 वोल्ट के सेल के साथ 6 वोल्ट के सेल के साथ 2 रेजिस्टर्स लगे हैं सीरीज में, तो इसका कुछ वोल्टेज चला जाएगा 4 ओम रेजिस्टर में और कुछ वोल्टेज चला जाएगा 6/5 ओम रेजिस्टर में। तो 6/5 ओम रेजिस्टर में कितना वोल्टेज जा रहा है 6 में से, वो हो गया 18/13। ठीक है, ये जानबूझ के करा है, सुनिएगा क्यों। हमको चाहिए इसका पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें इसका करंट मालूम हो। टोटल सर्किट का करंट नहीं, 3 ओम जो रेजिस्टर है इसका करंट कितना है ये हमें पता होना चाहिए। अब वो कैसे आएगा उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में और जाता हूं मैं। यहां से भी हम I डायरेक्ट निकाल सकते थे, इसका I इंटू 3 कर देते तो हमारा इसका वोल्टेज आसानी से आ जाता, लेकिन वो हम सेकंड मेथड में यूज करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों कैसे लगे हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम रहता है पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल 3 ओम का वही पोटेंशियल 2 ओम का और वही पोटेंशियल इन दोनों के आंसर का। इन दोनों का आंसर कौन है 6/5। तो अल्टीमेटली जो पोटेंशियल इसका हुआ वही पोटेंशियल इसका हुआ और वही पोटेंशियल इसका हुआ। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। पैरेलल में कभी भी ना, बच्चे अक्सर गलती क्या कर जाते हैं, उनको लगता है इसका वोल्टेज है V1 इसका वोल्टेज है V2 तो टोटल हो गया V1 प्लस V2। ये तो सीरीज का केस है भाई। पैरेलल में क्या होता है, जो इसका वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज होगा और जो टोटल है ना इन दोनों का आंसर उसका भी वोल्टेज वही होगा। जैसे हमारे घरों में 220 सप्लाई आती है, 220 हर एक पंखे में 220 जाता है, हर एक ट्यूबलाइट में 220 जाता है, हर एक बल्ब में 220 जाता है। आप AC ऑन कर रखा है आपने, हीटर जला रहे हैं आप, तब भी 220 उसमें जा रहा है, तो टोटल भी 220 ही है। ठीक है, तो ऐसे याद रखें। नाउ अब मैं लिखता हूं कि वोल्टेज ऑफ 3 ओम इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 6/5 ओम। अब वोल्टेज ऑफ 6/5 ओम कितना है 18/13 वोल्ट्स। तो वोल्टेज ऑफ 3 ओम कितना आया 18/13, है ना। क्वेश्चन सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है। हमको इसका वोल्टेज चाहिए था, देखो दोबारा से सुन लो, हमको इसका वोल्टेज चाहिए था। हमको इसका वोल्टेज चाहिए था तो हमने क्या करा, इन दोनों को पैरेलल में ज्वाइन किया। उसके बाद हमने टोटल करंट निकाला, करंट निकालने के बाद इसका वोल्टेज कैलकुलेट किया और जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका होगा। अब एक काम और कर देते हैं, यहाँ से हमको मान लीजिए I1 चाहिए, इसको ऐसा करते हैं I3 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमको I3 चाहिए, I3 कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए। नाउ V3 इज इक्वल टू 18/13। V का फॉर्मूला क्या हुआ I3 R3 18/13, R3 भी इसी को ले लेते हैं। ठीक है, नाउ I3 इज इक्वल टू 18/13 इंटू 1/R3। ठीक है ना जी। अब R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 3, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 3, 3 से ये कैंसिल हुआ 6, आंसर क्या आया 6/13 एम्पियर। 18/13 इसका पोटेंशियल हो गया और 6/13 इसका क्या हो गया करंट। ठीक है ना, होपफुली ये पोर्शन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। नाउ अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे लूप रूल का इस्तेमाल करके। देखिए ऊपर वाले सेल से कितना करंट निकला I1, नेमिंग कर लेते हैं इसकी ABCDEF। अब देखिए यहाँ पे आया करंट I1 और I1 में से कुछ हिस्सा चला गया I2 इस तरफ और नीचे आ गया I3। अब ये गिवन है तो इसलिए I3 इसको कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नाउ अब ये जो जंक्शन पॉइंट B है वहां पे कितना करंट एंटर कर रहा है I1, कितना करंट बाहर जा रहा है I2 और I3, तो जितना करंट बाहर जा रहा है उतना ही करंट एंटर करना चाहिए। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं,
अब हम एक लूप लेते हैं जिसका नाम है ACDFA, ये बड़ा वाला लूप ACDFA। ये बीच वाली जो ब्रांच है ना, इसको हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप देखो इसमें कितने सेल लगे हैं, एक सेल लगा है और दो रजिस्टर्स लगे हैं। 4 के साथ करंट जा रहा है I1 और R3 के साथ करंट जा रहा है, R3 यानी कि 3 के साथ करंट जा रहा है I3। तो हम क्या लिखेंगे, एज पर किरचॉफ सेकेंड लॉ 6 वोल्ट इज इक्वल टू 4 इंटू I1। 4 ओम के साथ I1 करंट और 3 ओम के साथ I3 करंट। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 के साथ I3 करंट। हमको I3 की वैल्यू चाहिए, I3 की वैल्यू आ जाएगी तो V3 निकालना भी आसान हो जाएगा। V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3, ठीक है। R3 हमको मालूम है, I3 हमको चाहिए बस। अब I3 हमको चाहिए, I1 हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक इक्वेशन तो ये हो रही है हमारी। एक लूप और कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम थर्ड वाली ब्रांच को इग्नोर कर देते हैं। ऊपर वाले में देखो आप, 6 वोल्ट का सेल है, 4 ओम के साथ I1 करंट हो जाएगा और 2 ओम के साथ हो जाएगा I2 करंट, ठीक है ना जी। तो यहाँ हो गया लूप हम यूज़ कर रहे हैं ABEFA, ये ऊपर वाला लूप, और इसमें 6 वोल्ट का सेल हो गया, 4 के साथ I1 और 2 के साथ I2। नाउ दिस इज अनदर इक्वेशन, एक ये इक्वेशन बनता है और एक ये इक्वेशन बनता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि I1 के साथ I2 आ रहा है, यहाँ I1 के साथ I3 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से I3 हमको चाहिए, तो या तो I3 को फिलहाल के तौर पे हटा देते हैं और या फिर हम यहाँ से I2 को हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं, I2 को हटाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो 6 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 2, I2 की जगह पे आप लिख दो I1 माइनस I3, ठीक है, I1 माइनस I3 I2 की जगह पे। तो 6 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 2I1 माइनस का 2I3। तो 2I1 और 4I1 ये हो गया 6I1 माइनस का 2I3 इज इक्वल टू 6। ये भी इक्वेशन हमारी बन गई I1 और I3 के टर्म्स में, है ना जी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको I1 तो चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए I3। तो इसको इंटू कर देते हैं 6 से और इसको इंटू कर देते हैं 4 से, बहुत ईजी हो जाएगा। ये हो गया 36, एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया 24I1 प्लस 18I3, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से बनता है 24, ये हो गया 24I1 माइनस का 8I3। अब माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, ये और ये चीज़ कैंसिल हो गई। 36 माइनस 24 12 आ गया। 18 प्लस 8 सॉरी, ये हो गया आपका 26I3। तो I3 की वैल्यू बनी आपकी 12/26 एम्पियर। अब इसको और ओपन कर लेते हैं, तो ये बन गया हमारा, और ठीक है 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 6/13 एम्पियर। देखिए 2 6 12 और 2 इंटू 13 26। नाउ ये तो बन गया I3। हमको चाहिए अगर V3, तो V3 का फॉर्मूला वहाँ लिखा है I3 इंटू R3। ये ओम्स लॉ यूज़ करा है, सिंपल, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो किरचॉफ सेकंड लॉ में भी हम प्योरली ओम्स लॉ यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। I3 का वैल्यू है 6/13 और R3 का वैल्यू है 3, तो ये बन गया 18/13 वोल्ट्स। ऑब्वियस बात है कि ये जो सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये ज़्यादा आसान है, मतलब छोटा पड़ता है। आसान तो खैर क्या ही कहूँ मैं, दोनों चीज़ें ईजी हैं, लेकिन ये मेथड फिर भी थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो मेरी तो सजेशन आपको यही रहेगी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आप यूज़ करें ना रजिस्टर्स और सेल्स के साथ में, तो कोशिश करिए किरचॉफ्स लॉ यूज़ करिए। ये पूरा सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, कई सारे रजिस्टर्स लगे हैं, 15 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 5 ओम, 10 ओम, और साथ में एक अननोन रजिस्टर है R, जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। नाउ एक सेल लगा है 5 वोल्ट का, एक सेल लगा है 10 वोल्ट का। अब इसमें लूप स्ट्रक्चर बनाते हुए और रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कवर करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो लूप की नेमिंग कर लेते हैं, ABCDEF। अब ये क्वेश्चन लूप रूल से कवर करने से पहले, लूप रूल लगाने से पहले, हम इसमें ये जो ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स आप देख रहे हो 10 ओम, 30 ओम, 5 ओम और 10 ओम, इसको ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर आप लूप स्ट्रक्चर इसमें लगाओगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 0.2 एम्पियर का करंट गिवन है इस लूप के अंदर। यहाँ सेल से जब 0.2 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो इसका कुछ पोर्शन इधर चला जाएगा, कुछ पोर्शन नीचे चला जाएगा। नंबर 1 पहला डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया। जब यहाँ पे कुछ करंट गया तो उसमें से भी 2 पोर्शन डिवाइड हो गए।
तो बहुत सारा जब डिवीजन हो जाता है ना तो वेरिएबल बहुत सारे बन जाते हैं। उसको ना करते हुए बेहतर ये रहता है कि रजिस्टर्स को ना सीरीज पैरेलल में सिंप्लीफाई कर लो, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज करते हुए। देखिए अब ये 5 ओम और 10 ओम आपस में कैसे हो गए, सीरीज। तो 5 और 10 जब हम सीरीज में क्लब करेंगे तो 5 + 10 R1 + R2 सीरीज का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया 15। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो हो गया 15। अब यहां पे जरा समझिएगा, अगर आप ये पाथ फॉलो करते हो नंबर 1, दूसरा पाथ फॉलो करते हो नंबर 2, तीसरा पाथ फॉलो करते हो नंबर 3, पहला पाथ में 10 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, दूसरे पाथ में 30 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, और तीसरे पाथ में 5 और 10 का जो रिजल्टेंट था 15, ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन तीनों एक साथ नहीं आ रहे, एक बार में एक ही रेजिस्टर आ रहा है, इसका मतलब आपस में तीनों ये कैसे हो गए, पैरेलल। तो हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले इन चारों का, सॉरी इन तीनों का। इन दोनों का तो हमने निकाल लिया, कितना हो गया 15 ओम का रेजिस्टर। नाउ 15, 30 और 10 आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस निकालते हुए हम क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R1 का मतलब 10, 1/R2 यानी कि 30, 1/R3 यानी कि 15। अब इन तीनों का एलसीएम हमारा आया 30, 10 इंटू 3, 30 इंटू 1 और 15 इंटू 2। एलसीएम लेना आप जानते हैं बहुत अच्छे से, 1/R। नाउ ये 1/R की वैल्यू बन गई आपकी 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/30 यानी कि 1/5। ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस आपका बना 5 ओम। नेट रेजिस्टेंस कौन सा वाला, इस R को अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, ना ही इस 15 को हमने इंक्लूड किया है। नेट रेजिस्टेंस हो गया 10, 30, 5 और 10 का, ये चारों का नेट रेजिस्टेंस। तो हमारा सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बन जाएगा इस तरीके से। ये पहला सेल हो गया, इसमें 0.2 एम्पियर का करंट है, ये पॉइंट है हमारा E, यहां से नेट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 5 जो हमने ये कैलकुलेट किया है, यहां से एक रेजिस्टर है 15 ओम, यहां पे एक सेल और लगा हुआ है 5 वोल्ट का, और यहां पर एक अननोन रेजिस्टर है R, और यहां से करंट पास हो रहा है 0.2 एम्पियर। अब ये सर्किट हमारा बन गया। अब जरा इसको समझिएगा ध्यान से, दो सेल लगे हैं, पहला सेल है 10 वोल्ट का, ये पॉइंट है E, यहाँ है B, ये है A पॉइंट और ये पॉइंट है F। नाउ ये जो पूरा लूप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो सेल लगे हुए हैं। दो सेल कौन कौन से, 10 वोल्ट का और 5 वोल्ट का। और आपस में दोनों कैसे कनेक्टेड है, ध्यान से सुनिए। जब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, लाइक टर्मिनल्स कनेक्टेड है, तो आपने माइनस करना है, नेट वोल्टेज हो जाएगी दोनों का डिफरेंस 10 - 5, ये तो हो गया नेट वोल्टेज। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए जरा, करंट हमको कितना गिवन है, 0.2। जाहिर है अगर यहाँ से 0 पॉइंट निकल रहा है करंट, और यहाँ पे इस R रजिस्टर में भी 0.2 एम्पियर जा रहा है, इसके अलावा और कोई करंट तो गिवन नहीं है हमको। तो ओवरऑल हम ये मान के चलेंगे कि भाई इस पूरे लूप के अंदर 0.2 एम्पियर का करंट ट्रेवल कर रहा है। नाउ दिस इज नेट वोल्टेज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको नेट वोल्टेज, 0.2 एम्पियर करंट, दिस इज नेट करंट, I नेट। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के हिसाब से ऐसा होता है, किरचॉफ्स लॉ में भी ओम्स लॉ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब R का मतलब नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कौन सा वाला, 5, 15 और R का नेट रेजिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज़ और सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ। जब आपने 10 वोल्ट के सेल में से 5 वोल्ट का सेल लेस कर दिया ना, तो अल्टीमेटली यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, इसको एलिमिनेट कर दो, और यहाँ पे 10 की बजाय लिख दो 5, सिंगल सेल 10 - 5, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरे सर्किट में ये 1, 2 और 3 तीनों से रेजिस्टर्स कैसे आ रहे हैं, सीरीज में। तो आपने क्या लिखा, 5 + R + 15, 5 + R + 15, दिस इज नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑल थ्री रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 5 ओम, R ओम एंड 15 ओम। नाउ इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, मैंने सिर्फ ओम्स लॉ इस्तेमाल किया है। नाउ 10 - 5 हो गया 5, 0.2 एम्पियर करंट है, और R + 20, डेसिमल हटाते हैं आप, डेसिमल हटाया, नीचे आ गया 10। नाउ 2 से कैंसिल करा 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। नाउ अब ये R + 20, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25 इज इक्वल टू R + 20, ये 20 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो R की वैल्यू बनेगी 25 - 20 इज इक्वल टू 5 ओम। दिस इज द आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन का सारा पैटर्न आपको समझ आया होगा, एक बार दोबारा से दोहराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे,
ये पूरा सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, कई सारे सेल्स लगे हैं 9 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, कई सारे रेजिस्टर्स इसमें लगे हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और ये R ओम। हमको इस R का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन ये है नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच BE। ये जो BE ब्रांच है, आप ये बीच वाला ब्रांच देख सकते हैं, इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, भाई कोई करंट पास नहीं हो रहा है कैसे? ये सेल तो यहाँ पे लगा है और जब सेल लगा है तो इसका मतलब कोई ना कोई करंट पास होना चाहिए। याद रखिए, अगर ये सिंगल सेल लगा होता तो ज़रूर करंट पास हो रहा होता, लेकिन जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लगता है ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बाकी सेल्स इस वाले सेल को नलीफाई कर दे। अगर नलीफाई कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट हो जाता है 0, अल्टीमेटली पूरी ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होता। दूसरे शब्दों में एक और भी कंडीशन समझ सकते हैं आप। अभी कोई भी वायर में ना, याद रखिए, कोई भी वायर में करंट तभी फ्लो करता है जब उसके एक टर्मिनल यानी कि एक एंड पॉइंट और दूसरे एंड पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है E और दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी कि जितना पोटेंशियल B पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल E पॉइंट का है, तो याद रखिए दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से करंट कभी ट्रेवल नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। कई बार इसमें ना शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BE, यानी कि BE ऐसे लिखने का तरीका है इसको, VB माइनस VE, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ E। करंट कोई पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। नाउ अब इसको R को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए यहां पर हमको एक करंट दे रखा है I, वैल्यू तो इसका भी गिवन नहीं है, कैलकुलेट इसको भी कर लेंगे। यहां से करंट ये ऊपर गया, अब मान लेते हैं कि कुछ करंट नीचे आना था। जाहिर है इसको ऐसे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, एक पाइपलाइन बिछी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे ना 10 लीटर पानी जा रहा है, 10 लीटर पानी जा रहा है तो कुछ पानी नीचे चला जाएगा, रिमेनिंग पानी आगे चला जाएगा, है ना। सिमिलर वे में करंट के साथ अप्लाई होता है सिमिलर मेथड। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, 3 एम्पियर का करंट नीचे चला गया तो बाकी 7 एम्पियर का आगे चला जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट पास हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब अगर I करंट यहाँ पहुंचा है घूम फिर करके, तो यही I करंट आगे भी चला गया और यही I करंट यहाँ पे आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज और अजीब सी लगेगी कि ये सेल तो ठीक है कि पॉजिटिव से करंट जा रहा है नेगेटिव की तरफ, यहाँ तो रिवर्स ऑर्डर हो रहा है, होता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कई बारी। क्यों? क्योंकि ये सेल वीक पड़ जाता है और जो सेल वीक पड़ जाता है तो बड़ा वाला सेल उसे ओवरशैडो करते हुए अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि 9 वोल्ट का इंपैक्ट 9 वोल्ट के बराबर नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इसको नलीफाई कर देखो ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला वाला लूप हम कंसिडर करेंगे, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे एप्रोप्रिएट फॉर्म में। कैसा लूप का नाम क्या हो गया? ABEFA, ये वाला लूप आप देख सकते हैं। कितने सेल लगे हैं इस लूप में? एक लगा है 9 वोल्ट का सेल और एक लगा है 6 वोल्ट का सेल, और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। फर्स्ट लूप को आप कंसिडर करिएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, और जब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड होता है तो हम माइनस करते हैं, तो नेट वोल्टेज हो गया 9 - 6, नंबर 1, ठीक है। अब नेट रेजिस्टेंस कितनी है इसमें, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, तो मुझे लिखना चाहिए 2 ओम, 2 के साथ कितना करंट है? I, 3 ओम यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे 3, उसके साथ कितना करंट है? I, और तीसरा रेजिस्टर है 4, उसके साथ करंट है 0, क्वेश्चन में हमको गिवन है, ठीक है। नाउ अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, 9 - 6, आपने पॉजिटिव किसको लिया है? 9 को, तो जो 9 वोल्ट का जो सेल है उसके अलोंग यानी कि उसके ऑर्डर में या उसको फॉलो करते हुए हम करंट की दिशा निर्धारित करेंगे। इस सेल के हिसाब से इस फर्स्ट लूप के अंदर ऐसे करंट जाना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमको ये देखना है क्या ये I करंट इसको फॉलो कर रहा है, ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, और हम ध्यान से देखें तो ये I ऐसे ऐसे देखिए ऐसे जा रहा है, जब ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो दैट मीन्स हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। 9 - 6 हो गया 3, ये हो गया 2I + 3I 5I, और I की वैल्यू आ गई 3/5 एम्पियर। पहला वेरिएबल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ अब हम लेंगे सेकंड वाला लूप। सेकंड वाला लूप का नाम क्या हो गया? BCDEB, BCDEB, ये वाला लूप। इस लूप में कितने सेल लगे हैं? 6 वोल्ट और 3 वोल्ट, और बड़ा सेल कौन सा है? 6 वोल्ट, और छोटा सेल है 3 वोल्ट, और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है यहाँ पर भी, इसका मतलब अल्टीमेटली हम इसमें भी माइनस करने वाले हैं। 6 - 3, 6 - 3, नेट रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम और R ओम। 4 ओम, इसके साथ तो कोई करंट है ही नहीं, 0।
आर ओम, इसके साथ कितना करंट है, यहां से ये जा रहा है आई, तो आर के साथ हो गया आई। दूसरी बात, 6 माइनस 3 हो गया 3, 4 इंटू 0 0, आर इंटू आई की वैल्यू हो गई 3/5, तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं आर इंटू 3/5 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई हमारी 5 ओम। सिंपल है ना। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, और लूप के ऊपर, लूप का जो सबसे बेस पॉइंट होता है लूप रूल का बेसिकली, उससे पहले हमको जंक्शन रूल समझना चाहिए। जंक्शन रूल का मतलब होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका ठीक है तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए कि आपका लूप रूल भी सही से अप्लाई हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है, 2 सेल लगे हुए हैं इसमें, 1 वोल्ट का और 2 वोल्ट का, कई सारे रेजिस्टर्स लगे हैं, आर ओम, 2 ओम और आर 1 ओम। दूसरी बात, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमको प्रॉपरली तो गिवन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमको करंट की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में। इस वाले सेल से 2 एम्पियर का करंट एमिट हो रहा है, और यहाँ से 1 एम्पियर दिखाया गया है इस तरीके से। जब 1 एम्पियर करंट नीचे की तरफ आएगा तो इस नेगेटिव टर्मिनल में 1 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। अगर नेगेटिव टर्मिनल में 1 एम्पियर एंटर कर रहा है तो 1 एम्पियर ही बाहर जाएगा। अब ये वाला जो बी जंक्शन पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से 2 एम्पियर का जब करंट आया उसमें 1 एम्पियर इधर चला गया, तो रिमेनिंग 1 एम्पियर नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ दिखा हुआ है, ये है 2 एम्पियर करंट। 2 एम्पियर करंट जब यहाँ पहुंचा तो इस ई जंक्शन पॉइंट पे 1 एम्पियर करंट नीचे आ गया, 1 एम्पियर करंट यहाँ पे पहुंचा, 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकला, तो ये जो बी जंक्शन पॉइंट है, इस यहाँ से टोटल करंट कितना बाहर होगा, 2 एम्पियर। नाउ दिस इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप जंक्शन रूल या करंट रूल भी बोलते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, कोई भी सर्किट डायग्राम किरचॉफ्स लॉ के ऊपर अगर आता है, उसका क्वेश्चन है, तो किरचॉफ्स लॉ का लूप रूल अप्लाई करने से पहले कोशिश करिए कि उसमें जंक्शन रूल अप्लाई करें, जिससे कि आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना सकें। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही बन गया तो लूप रूल का यूज करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। नाउ अब ये बी जंक्शन पॉइंट में हमने डिस्कशन कर लिया कि भाई 1 एम्पियर और 1 एम्पियर कैसे बना। ई जंक्शन पॉइंट में क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पर 2 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से बाहर चला गया, तो रिमेनिंग 1 एम्पियर नीचे आना चाहिए। हमको इस क्वेश्चन में आर और R1 की वैल्यू बतानी है। 2 रेजिस्टर्स हैं, अननोन रेजिस्टर्स। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला लूप लेते हैं। लूप की नेमिंग आप कर सकते हो, अपने तरीके से भी कर सकते हो, तो सिंपल है, ABCDEF। नाउ पहला लूप हो गया, इसका नाम है ABEFA, ये फर्स्ट लूप है, ABEFA, ठीक है। नाउ इसमें सेल कितने लगे हैं, सिर्फ एक ही सेल लगा है, तो 1 वोल्ट का सेल, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ हम लगा रहे हैं। 1 वोल्ट का ये सेल है, टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं, R ओम और दूसरा रेजिस्टर है 2 ओम, तो मैंने लिख दिया R के साथ कितना करंट जा रहा है, देखिए ये हो गया 1, यहाँ आ गया 1, प्लस ये 2 के साथ कितना करंट जा रहा है, वो भी 1। देखो जी, सबसे पहले अगर आपको लूप रूल सीखना है ना, तो उसमें एक बेसिक चीज कंसिडर कर लो कि कितने सेल लगे हैं, पहले तो उनका यूज करते हुए नेट वोल्टेज लिख लो यहाँ पर। उसके बाद कितने रेजिस्टर्स लगे हैं उनको लिख लो, R लगा है और 2 लगा है, R और 2। उसके बाद R में कितना करंट जा रहा है, यानी कि R को उसके रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई करो, उसमें कितना करंट पास हुआ 1, तो हमने R को 1 से मल्टीप्लाई करा। 2 में कितना करंट पास हुआ 1, तो हमने 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करा। नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि नेट वोल्टेज निकाला। नंबर 2 हो गया नेट रेजिस्टेंस, जो भी हम देख रहे हैं ओवरऑल जो संख्या है रेजिस्टर्स की वो लिखो, और तीसरा पॉइंट उनको उनके रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई कर दो। चौथा पॉइंट क्या होता है कि अब आप ये देखो कि क्या प्लस साइन आना है या माइनस साइन आना है, कैसे करें। देखिए ये सेल क्या कहता है, इस सेल के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए इस लूप के अंदर। वो लूप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए करंट का। अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा को या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कौन सा करंट फॉलो कर रहा है, उसको तो लेंगे पॉजिटिव, जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको लेंगे नेगेटिव। यहाँ से आप देखो ये वाला डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये करंट इसको फॉलो नहीं कर रहा, ये करंट नीचे जा रहा है, इसके हिसाब से ऐसे होना चाहिए। सेल कहता है एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये करंट इसको फॉलो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, देखिए ऐसे करके। सेल भी कहता है ऐसे जाओ, और ये जो ऊपर वाला करंट है ये भी ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। जब सेम डायरेक्शन है तो ये वाला करंट हो गया पॉजिटिव और ये वाला करंट हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट दिशा में जा रहा है। देखिए आप, ये नीचे को जा रहा है ऐसे करके, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेल कहता है ऊपर की तरफ चलो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो करंट
सेल को फॉलो करेगा उसको पॉजिटिव लो, जो सेल को फॉलो नहीं करेगा उसको नेगेटिव ले लो। तो ये हो गया -2। तो 1 इज इक्वल टू R -2, R का वैल्यू -2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो R का वैल्यू बन गया 3 ओम। फर्स्ट रजिस्टर आपको मिल गया। सेकेंड लूप हम कंसिडर करने वाले हैं। सेकेंड लूप का नाम क्या है? BCDEB। BCDEB ये सेकेंड लूप हो गया हमारा। कितने सेल लगे हैं इसमें? 2 वोल्ट का सेल लगा है, ये हो गया 2 वोल्ट सेल। कितने रजिस्टर्स हैं? 2 ओम और R ओम। सबसे पहले लिखो 2, उसके साथ एक ब्रैकेट छोड़ दो, प्लस R1 उसके साथ एक ब्रैकेट छोड़ दो, ठीक है। देखिए नाउ 2 के अंदर कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर, तो यहाँ लिख दो 1। R1 के अंदर कितना करंट जा रहा है? ये देखिए 2 ऊपर जा रहा है, तो R1 के अंदर 2 पास होगा, तो यहाँ हो गया 2। ठीक है जी। पहला स्टेप क्या था? वोल्टेज लिखा। दूसरा स्टेप क्या था? कितने रेजिस्टर्स थे? वो 2 और R1 वो लिखे। तीसरा स्टेप था उनको अपने रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई करा, तो 2 के अंदर 2 ओम के अंदर 1 एम्पियर का करंट और R1 के अंदर 2 एम्पियर का करंट। अब चौथा स्टेप क्या है कि डायरेक्शन हमें क्या कंसिडर करनी है। ये सेल कहता है कि इस लूप के अंदर ऐसे करंट जाना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। नाउ अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कौन सा करंट फॉलो कर रहा है? ये देखिए ऐसे 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 होना चाहिए। अब ये जो 1 एम्पियर करंट है ये भी फॉलो कर रहा है, और ये जो 2 एम्पियर करंट है ये भी फॉलो कर रहा है। जब दोनों इस सेल को यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों करंट को पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव हो गया। 2 इज इक्वल टू 2 प्लस R1 इंटू 2। 2 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो R1 इंटू 2 इसकी वैल्यू हो गई 0। R1 इज इक्वल टू 0.2, फाइनली 0 ओम। ठीक है।